हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से आ चुके हैं क्लास 12th के 6 चैप्टर, जो कि हमारा है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। बच्चों, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इस चैप्टर में हमने 2 लेक्चर अभी तक कवर कर लिया है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा अभी। और इसके लगभग 2 लेक्चर इसके बाद और आएंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पहले लेक्चर में बच्चों हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे विद्युत वाहक बल, विभवांतर, सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था कि सेल कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट नियम, जो कि इस चैप्टर के नाम पे ही है, जिसका नाम है कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। अभी तक तो हमने चैप्टर का नाम पढ़ा किरचॉफ का नियम, लेकिन अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए, लेकिन हमने अभी तक किरचॉफ के नियम के बारे में बात नहीं किया था। लेकिन अब हम बात करने वाले मेन नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। और इस नियम से संबंधित प्रश्न आप IIT में चले जाए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाए, अपने बोर्ड एग्जाम में चले जाए, या अपने स्कूल के एग्जाम में आ जाए, इस नियम से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो ये नियम खुद आएगा। तो इसीलिए इस नियम पर मैंने ये स्पेसिफिक अलग से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है कि आप इस नियम को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, नियम तो इसका पढ़ लेते हैं, नियम तो बहुत आसान है, लेकिन उसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस अलग से एक वीडियो इस पर बनाए हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, तो हम बात करने वाले किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का नियम, ठीक है। अब देखिए, किरचॉफ साहब ने क्या किया, किरचॉफ सर ने वैद्युत चालन से संबंधित 2 नियम दिए हैं। किरचॉफ साहब ने क्या किया है कि वैद्युत चालन से संबंधित 2 नियम दिए हैं। एक नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ये नियम क्या है? ये जो किरचॉफ का नियम है, किससे संबंधित है? ये वैद्युत, यहां पे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। एक सेकंड, वैद्युत चालन से संबंधित ये नियम किससे संबंधी है? वैद्युत चालन से संबंधी है। ठीक ना, वैद्युत चालन के संबंध में इन्होंने नियम दिया। पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का, ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। और हमारा एक नियम जो है दूसरा नियम, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसे हम लूप लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ या पास लॉ भी, पास का नियम, लूप लॉ ही कहिए, लूप का नियम, या इसे हम पास का नियम भी कहते हैं, पार्श का नियम। ठीक है, पहले तो ये चीज को समझना है हमें कि किरचॉफ सर ने क्या नियम दिए हैं। 2 नियम दिए हैं, एक को जिसे हम लूप लॉ भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा नियम जिसे हम पार्श का नियम भी कहते हैं। पार्श का नियम ये हटा दिए, ठीक है। तो इन्होंने 2 नियम दिए हैं। नियम किससे संबंधित है? वैद्युत चालन से संबंधित है। छोटी छोटी पॉइंट में आपको बताते चल रहा हूं, समझते चलिएगा। किरचॉफ सर ने 2 नियम दिए हैं, जो कि नियम संबंधित है वैद्युत चालन से। अब इसके संबंध में इनका पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। अभी मैं बता दूंगा इसको संधि का नियम क्यों कहते हैं, ठीक ना। और किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, और इसे लूप का नियम या पास लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रथम नियम के बारे में। चलिए तो मैं इरेज कर देता हूं पहले।
ठीक है, बढ़िया से दिखाई देगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्रथम नियम के बारे में, अर्थात संधि के नियम के बारे में। किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है, या ब्रैकेट में लिख देते हैं हम संधि का नियम। संधि का, देखिए बच्चों, मेरे बार बार लिखने का मकसद रहता है कि आपको ये चीज़ें बार बार देखती देखती तुरंत आपको यहीं पर याद हो जाए। नहीं तो बार बार मुझे अपना मार्कर वेस्ट करने में कोई अच्छा नहीं लगता है और नहीं मुझे कुछ मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि आपको याद हो जाए। देखिए अब किरचॉफ का प्रथम नियम के हम बारे में बात करने हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक तार गया हुआ है और ये भी एक तार गया हुआ है, ये भी एक तार गया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 3 तार गए हुए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये 3 तार क्या हैं, गए हुए हैं। ये तीनों तार आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बिंदु से गए हुए हैं मिलकर। इस बिंदु को आप ए मान लीजिए, बिंदु, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं हम। ये तीनों तार, जैसे हम लोग घर में भी कहीं देखते हैं ना, आपने अगर ट्रांसफार्मर देखा होगा तो बहुत सारे तार गए हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ अब एक चीज़ आप ध्यान समझिएगा, आपने कभी वो देखा है जो हम लोग दिवाली में झालर के यूज़ करते हैं, एक ब्लोड होता है जिसमें बहुत सारे प्लग होते हैं, देखा है ना। तो एक ही बिंदु है, वहाँ से हमने क्या किया, प्लग खोस कर तार हमने ले लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, जैसे सपोज कीजिएगा, हम लोग देखिए दिवाली में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक बोर्ड होता है, ठीक है, एक बोर्ड, इसी बोर्ड को बिंदु ए मान लीजिए, और ये कहीं एक मेन प्लग से जुड़ा हुआ होता है, जो मेन बोर्ड होता है घर का। इसको हम लोग छत पे लेके जाते हैं, इसको हम लोग छत पे लेके जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे तार निकले होते हैं, झालर 1, झालर 2, 3, 4, बहुत सारे झालर हम लोग जोड़े हुए होते हैं। ये ठीक इसी प्रकार है कि ये एक बिंदु है। अब समझिएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगर मान लीजिए इस तार से धारा I1 आती है और इससे धारा I2 जाती है और इससे धारा I3 जाती है, ठीक है, और इसमें से बाहर मान लीजिए निकलता है I4, I5, I6, ठीक है। तो किरचॉफ सर ने क्या बताया कि जैसे ऐसे एक संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना को पहले आप देखिए, समझ में, उस संरचना को पहले आप ध्यान से देखिए। देख लिए, मतलब यहाँ पे तार आके मिल रही है एक बिंदु पर। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में, ये वैद्युत परिपथ हो गया, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब बीजगणित योग से कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थात उनके कहने का मतलब था किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धारा, जो धारा आ रही है, तथा जाने वाली धारा आपस में बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। यहाँ समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। अर्थात जितनी धारा इस संधि पर आ रही है उतनी धारा जा रही है, ठीक है। अब इसी को इन्होंने कैसे बता दिया, इन्होंने कैसे मतलब लिखने के ढंग से बोल दिया। जैसे परिभाषा में लिखते हैं ना, तो परिभाषा में कैसे लिख देंगे, जैसा किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर
मिलने वाली समस्त धाराओं का, ये भी तो मिला ही हुआ है ना बिंदु पर, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग मतलब वेक्टर फॉर्म में, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म में योग करें तो क्या हो जाएगा, ये आ रही है तो आने वाली धारा को हम प्लस लेते हैं, ठीक है, धनात्मक, ठीक है। तो ये आने वाली धारा है तो ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, और जाने वाली धारा ये है तो इसको माइनस में लेते हैं, जाने वाली धारा ऋणात्मक, ठीक है। तो I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0, ये इनका कहने का मतलब था। ये हम फॉर्मूले में बोल रहे हैं, यही चीज़ सेम चीज़ है। अभी मैं इसका परिभाषा भी लिखूंगा और ये भी लिखूंगा कौन सी धारा शून्य होती है, कौन सी धारा कैसे होती है, घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिए यहीं पे देखिए बिजली वाले फॉर्म में हम जो यहाँ से मेन प्लग से अगर हम यहाँ पे 5 एम्पियर की वैद्युत धारा जा रही है, ठीक है, तो इस बोर्ड से जो धारा जाएगी ना, तो ये भी मान लीजिए कैसी जाएगी, जैसे मान लीजिए इससे 1.5 एम्पियर की चली गई, इससे मान लीजिए 1.5 एम्पियर की चली गई, तो इससे 1 एम्पियर की जाएगी और इससे 1 एम्पियर की जाएगी, अर्थात जो ये 5 एम्पियर की धारा है तो ये भी हो जाएगा 1.5 3 3 1 4 1 5, अर्थात इस बोर्ड से जाने वाला कुल धारा और इस प्लग से आने वाला कुल धारा आपस में बराबर होगा। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो थंबनेल दबा दीजिए। अब मैं इसका परिभाषा लिख के आपको एक बार समझा देता हूं। किरचॉफ ने प्रथम नियम ने अपने क्या बताया, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इनका बस तो यही है, आने वाली धारा क्या होगी, बराबर होगी जाने वाली धारा के। अब अगर इसकी हम परिभाषा लिखे तो परिभाषा क्या हो जाएगी, कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। अब एक दो पॉइंट है, जैसे देखिए, अब बीजगणितीय योग निकालते समय हम क्या ध्यान देंगे, बीजगणितीय योग निकालते समय ध्यान देने वाले बिंदु हैं हमारे कि आने वाली धारा को धनात्मक लेते हैं, ठीक है, और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वेक्टर नहीं लगाने लग जाएंगे, इसका ये बीजगणितीय योग निकालने का जो ये है ना, ऐसे निकालेंगे बीजगणितीय योग। आने वाली धारा यहाँ पे मैंने लिखा ही है, और इसके नीचे और देखिए एक पॉइंट और है, यह नियम जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। समझे? इसने क्या बताया, कुछ नहीं बोला है। देखिए किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम ने क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के संधि पर, अर्थात किसी वैद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जहां पर किसी वैद्युत परिपथ में कोई ऐसा बिंदु हो जहां पर सारी जगह से तार आकर मिल रही है उस बिंदु पर, जैसे कि ये बिंदु है हमारा, यहां से तार आ रही है और यहीं से तार जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने प्लग बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहां से धारा आ रहा है और यहीं से धारा जा रहा है, तो एक वैद्युत परिपथ होगा। तो इस वैद्युत परिपथ से आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा आपस में बराबर होंगी। प्लग वाले मैंने दिवाली वाले फॉर्मूले से भी आपको बताया था, यही इन्होंने अपने प्रथम नियम बताया। अब हमने इसको लिख कैसे सकते हैं, तो इसको परिभाषा में लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग कैसे हम निकालेंगे, तो हम आने वाली धारा को धनात्मक लेते हैं और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। ये इन्होंने प्रथम नियम बताया। अब इनका प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है,
अगर आपसे पूछा जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, यह खुद एक सिद्धांत है, खुद एक नियम, लेकिन ये आधारित किस पर है, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और देखिए, अगर आप इस चीज को समझ में आ गया तो लपाक से लाइक ठोकिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे कहाँ कंफ्यूजन है बताइए आप हमें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करने वाले किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम इंपॉर्टेंट है, उसी से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल के बेसिस से मैं आपको उसका न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो पे सॉल्व करके बताऊंगा। ये वीडियो उसके लिए मैं एक अलग बना दूंगा। चलिए भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, लूप लॉ या पार्श लॉ भी कहते हैं। मैं लूप लॉ पार्श लॉ लिख देता हूं, पार्श का नियम। अब देखिए, इस नियम को थोड़ा आपको समझना होगा। ठीक है, इस नियम पे थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मैं एक फिगर बना रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक बैटरी हम लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हमने फिगर बना दिया, हमने इसको नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया हमने E2, इसको आप नाम दे दीजिए R1, R2 और R3। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ साहब ने अपने चौथे नियम में क्या, दूसरे नियम में क्या बताया। चौथा नियम कहाँ से आ गया, दूसरा नियम। चलिए ठीक है, किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया। उन्होंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी बंद पार्श के, इसीलिए इसको पास का नियम कहते हैं। जैसे देखिए ये बंद है तो इसको एक पास बोलेंगे, ठीक ना। ये एक पास हो गया बंद, तो मतलब स्क्वायर टाइप में एक डब्बा बंद है, आयताकार में एक बॉक्स बंद है, किसी भी गोलाकार में भी एक बॉक्स बंद है, तो उसको हम एक पास बोलेंगे। ये एक पास हो जाएगा, ये दो पास हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में बंद पास में, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों, ये एक खंड हो गया, ये दो खंड हो गया, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग उस पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। उन्होंने क्या बताया कि जैसे कोई वैद्युत परिपथ है, ठीक है ना, जैसे हमारा ये वैद्युत परिपथ है और इसमें कोई बंद पार्श है, कोई डब्बे के समान बंद आकृति है, जैसे ये बंद आकृति है, तो इस बंद आकृति में जो बहने वाली वैद्युत धारा है ना, तथा ये जो प्रतिरोध है, जिस प्रतिरोध से धारा होकर गुजर रहा है, जैसे मान लीजिए यहां से हमारी धारा बह रही है, ये मान लीजिए हमारी धारा यहां से I1 बह रही है और यहां से हमारी धारा I1 आ जाएगी वापस, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है ना। और मान लीजिए यहाँ से हमारी धारा I2 बह रही है, यहाँ से हमारी I2 वापस आ जाएगी और इसमें हमारी चली जाएगी I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही धारा जाएगी I1 प्लस I2।
अर्थात देखिए इन्होंने क्या बताया, जैसे बंद पार्श्व है तो किसी बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, एक खंड ये है, एक खंड ये है, दो खंड हो गया, दो खंडों में बहने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का, जैसे I1 है और इसका संगत प्रतिरोध क्या होगा, किसमें से गुजर रहा है, R2 में से, तो इन दोनों का गुणनफल तथा इन दोनों के गुणनफल का योग परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूं, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। परिभाषा, पहले परिभाषा समझिए आप। इसके अनुसार, इनके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग क्या होता है, उनमें लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। संगत प्रतिरोध का, ठीक है, संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योगफल, मैं आप बताऊं या बीजगणितीय कैसे आप लगाएंगे। बीजगणितीय योगफल, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस पार्श्व में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बल को ईएमएफ से दिखाते हैं। सभी सेलों के लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय, यहाँ पे तीय रहेगा ना, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के अब पहले फॉर्मूला लेकर थोड़ा समझिए आप, अपने से पढ़िए फॉर्मूला। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि इनके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व में, ये वैद्युत परिपथ है, इसका ये पार्श्व बंद है, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड है, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। यहाँ पे इसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा, इस पार्श्व का, तो इस पार्श्व क्या हो जाएगा हमारा I1 R2 इंटू R1, ये क्या हो जाएगा I1 R1, ठीक है। उसी पर यहाँ पे R1 R2 I2 R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पार्श्व में लगे, इस पार्श्व में कौन से, इस पार्श्व में लगे कुल सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। दो सेल लगे हुए हैं तो इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर बीजगणितीय योग से आप क्या समझते हैं, कैसे लाएंगे इसका बीजगणितीय योग, कैसे हल करें, तो देखिए ये हम आपको बताते हैं। इसका देखिए बीजगणितीय योग निकालने के लिए हम एक डायरेक्शन मान लेते हैं, हमें एक डायरेक्शन मानना है। आप क्लॉकवाइज माने या एंटी क्लॉकवाइज माने, ठीक है। हम यहाँ पे इसको मान लीजिए क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ये हमने एक डायरेक्शन मान लिया, समझ आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक डायरेक्शन मान लिया। एक सेकंड, मार्कर चेंज करना होगा, थोड़ा ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी। यहाँ पे रेड ज़्यादा हो गया है ना। यहाँ पे हमने क्या माना, एक डायरेक्शन मान लेते हैं, जो कि हमने मान लिया क्लॉकवाइज। डायरेक्शन मान ले, ठीक है। हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर एक डायरेक्शन मान लिया, हमारा डायरेक्शन जो कि क्लॉकवाइज है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या करें,
डायरेक्शन हमने मान लिया। डायरेक्शन के बाद से हमारा दूसरा काम देखिए क्या है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कौन सा इसमें धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा। जो हमने डायरेक्शन माना है, ठीक है, जो डायरेक्शन हमने माना है, जो डायरेक्शन, ये देख रहे हैं, जो डायरेक्शन हमने माना है ना, जो डायरेक्शन हमने मान लिया, अब इस डायरेक्शन की ओर, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन की ओर जो धारा बहकर इसमें जाएगी वो धनात्मक हो जाएगी। समझ आया? ये देखिए, आप पहले आप परिभाषा समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूं, ठीक ना। पहले आप परिभाषा समझ लिए। अब देखिए इसका, देखिए हम या इसको इस प्रकार भी परिभाषा को बोल सकते हैं, जैसे हमने पहले वाली परिभाषा को बोला था कि इनके अनुसार किसी विद्युत परिपथ में बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उस पार्श्व में लगे सेलों के बीजगणितीय योग, सेलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस पार्श्व में लगे बहने वाली कुल, या हम कह सकते हैं कुल विभव क्या होता है, शून्य होता है उस पार्श्व का। ये जो आई आर है, V=IR होता है। तो देखिए लिखने के लिए तो परिभाषा ये यूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम किस परिभाषा से करेंगे, क्योंकि V=IR ही होता है। गुणनफल की बात कर रहे हैं, या हम इसका ये भी परिभाषा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं परिभाषा, कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व का कुल विभव शून्य होता है। इससे आपका देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इजी हो जाएगा। ये हम सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे यूज करेंगे। ये देखिए, ये धारा इधर जा रही है, हमने जो डायरेक्शन माना, अगर इस डायरेक्शन की दिशा में धारा जाएगी, अगर ये धारा इस दिशा में होती, ऐसे देखिए इस दिशा में होती, तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे, और जो डायरेक्शन हमने माना है उसकी विपरीत दिशा में जाएगी तो उसको हम धनात्मक लेंगे। अब देखिए कैसे हम जोड़ते हैं इसको। ये देखिए हमारा डायरेक्शन किधर का है, इधर का है, और ये धारा हमारी किधर की है, इधर की है। ये विपरीत दिशा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 + R1। समझिएगा ध्यान से, I1 + R1 हो गया। इस साइड में लिखता हूँ, उसको छोड़िए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I1 + R1। अब देखिए, फिर अब नीचे आइए, अब देखिए इधर, अब इधर की अगर बात की जाए तो ये क्या है, देखिए धारा अगर इसको पीछे लाएं तो ऐसे, और ये धारा भी किधर जा रही है, ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा -I2 R2। ये सेम डायरेक्शन में है ना, जिधर जो दिशा हम माने उसी दिशा में धारा बढ़ रही है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अब सेल वाले को क्या करेंगे। अब जो डायरेक्शन हम माने हैं वो डायरेक्शन अगर सेल के ऋण प्लेट से निकलकर धन प्लेट की ओर जाता है, उस सेल से वो डायरेक्शन क्या करता है, सेल के ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाता है, तो वो धनात्मक होगा। और जो डायरेक्शन हमारा ऋण प्लेट से, जो डायरेक्शन हमारा धन प्लेट से ऋण की ओर जाता है, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे देखिए ऋण से धन की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, +E2। और ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये धन से ऐसे जा रहा है ना, धन से ऋण की ओर। डायरेक्शन इसमें देखेंगे बस, इसमें धारा से मतलब नहीं है, धन से ऋण की ओर जा रहा है, धन से ऋण की ओर जाएगा तो -E2 -E1, और हमारा कुल विभव क्या होगा, शून्य हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं I1 R1 - I2 R2 = E1 - E2। यही हमारा किरचॉफ का नियम। समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना था इसमें, बस ध्यान समझिए। ये धारा देखिए जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, हमें तो पहले क्या करना है, इसमें एक डायरेक्शन मान लेना है। पहले तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल
उनके संगत प्रतियों के गुणनफल उस परिपथ उस पास में लगे विभिन्न शेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हमें क्वेश्चन करना था, तो क्वेश्चन करने के लिए हम एक और फॉर्मूला पढ़ लिया। किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों का जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि IR जो है ये V ही है, सारा विभव क्या हो जाएगा हमारा शून्य, हमने ले लिया। अच्छा, किरचॉफ का सबका ये नियम है। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने एक डायरेक्शन मान लिया, इसका एक ट्रिक है, ठीक ना। हमने क्या किया, एक डायरेक्शन मान लिया। अब उस डायरेक्शन के विपरीत दिशा में अगर धारा बह रही है, अगर इस डायरेक्शन के विपरीत दिशा में धारा बह रही है, तो जो V × IR अर्थात जो विभव लेंगे उस खंड से जो आने वाला विभव लेंगे वो धनात्मक लेंगे। अगर सेम दिशा में बढ़े तो ऋणात्मक लेंगे। और जो हमारा डायरेक्शन है बैटरी के ऋण प्लेट से निकल धन प्लेट की ओर जा रहा है, तो जो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। अगर धन प्लेट से ऋण प्लेट को जा रहा है तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेंगे। देखिए यहाँ पे बस इतना ही था, इसको समझ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर देखिए ये आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये नियम, अच्छा देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। ये जो नियम है ना, ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ये पहले देख लीजिए, ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित द्वितीय नियम। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था, और जो हमारा द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है भाई। यहाँ तक तो बात बन गई। अगर अब देखिए हमें इस लेक्चर में जो था आपको ये परिभाषा भी समझानी थी, ठीक है। इसके बाद जस्ट एक लेक्चर आ जाएगा जिसमें इस नियम से प्रश्न आते हैं। तो ये जो आपको मैंने दिशा बताई, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप उस लेक्चर को देखिएगा, उसमें मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जाके हमारे चैनल पे आप खोजेंगे तो एक वीडियो मिलेगा, ये आप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे आप कि किरचॉफ का नियम न्यूमेरिकल्स बाय गुरुकुल, ठीक है। तो वो आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, उसको आप देखेंगे तो आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहीं पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो आपको यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।